बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? अच्छा भाई, हमने स्टार्ट किया था ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टाइटल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स कोड कैम 504। आर्टिकल हमने स्टार्ट किया हुआ था ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसका पार्ट 1 किया। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। वहीं से जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। ओरिएंटेशंस में हम ये कह रहे थे कि फर्स्ट ग्रुप यानी बेंजीन में अगर मौजूद होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी, तो सेकंड ग्रुप जो है आने वाला आर्थो पैरा मेटा पे जाएगा। क्यों जाएगा? आर्थो पैरा ग्रुप होते हैं जी एक्टिवेशन, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो डीएक्टिवेटिंग है वो मेटा डायरेक्टिंग है। लेकिन ये ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं ये डायरेक्ट करते हैं सेकंड ग्रुप को आर्थो पैरा पे या मेटा पे। क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं और रीजंस क्या हैं, ये आज के ये जो ओरिएंटेशन के 2-3 लेक्चर्स हैं इसमें ये हमने थारोली जो वो डिस्कस करना है इन डिटेल्स। अच्छा जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइसोमर जनरली करस्पॉन्ड टू द रेट्स ऑफ देयर फॉर्मेशन। वो कहता है कि आर्थो मेटा पैरा प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा मकदार में होता है वो उसकी वजह ये है कि उसके बनने की रफ्तार ज़्यादा है। अगर मेटा प्रोडक्ट जो वो ज़्यादा मकदार में है, मेटा आइसोमर ज़्यादा मकदार में बना है, तो इसका मतलब उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है। अगर आर्थो पैरा प्रोडक्ट जो वो ज़्यादा मकदार में बना है रिएक्शन मिक्सचर में, तो इसका मतलब ये है जी कि आर्थो पैरा प्रोडक्ट के बनने की रफ्तार ज़्यादा थी मेटा की निस्बत। तो इसमें जो चीज़ कंट्रोल करती है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक कंट्रोल। यानी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करे, रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करे कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा तो ये आइसोमर ज़्यादा बनेगा। अगर एक आइसोमर की मकदार कम है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन कम है, तो इस चीज़ को कहते हैं काइनेटिक कंट्रोल। यानी प्रोडक्ट्स की आइसोमर्स की जो कंसंट्रेशंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है रिएक्शन की रफ्तार, और इसको कहते हैं काइनेटिक कंट्रोल। अच्छा, जब ये प्रोडक्ट्स बन जाता है और हम ऐसी कंडीशन डेवलप करें कि इनके दरमियान जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन जो वो डेवलप हो जाए, यानी एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में जो तब्दील होना शुरू हो जाए और उनके दरमियान इक्विलिब्रियम जो वो डेवलप हो जाए। अगर प्रोडक्ट्स में ऐसी कंडीशन हम डेवलप कर दें, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स में काइनेटिक कंट्रोल की मदद से जो जिसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा थी, रेट ऑफ रिएक्शन जिसके बनने का रफ्तार ज़्यादा थी वो ज़्यादा मकदार में प्रोडक्ट में मौजूद है, कुछ जिसके बनने की रफ्तार कम थी वो कम मकदार में मौजूद है। लेकिन अगर हम उन प्रोडक्ट में ऐसी कंडीशन डेवलप कर दें, कैटलिस्ट टेम्परेचर ऐसा डेवलप कर दें कि अगर उनके दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाए, तो फिर वो कहता है जी कि उस केस में फिर वो आइसोमर ज़्यादा उस मिक्सचर में मौजूद होगा उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस पोजीशन पे फिर हम इसको कहेंगे कि जिस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसको, या जिसकी कम है उसको, जो चीज़ कंट्रोल कर रही है उसको कहते हैं थर्मोडायनामिक कंट्रोल। दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक कंट्रोल। अच्छा भाई, इसको हम रीड करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइसोमर जनरली करस्पॉन्ड टू द रेट्स ऑफ देयर फॉर्मेशन एंड नॉट टू देयर स्टेबिलिटी। जो प्रोडक्ट बनता है उसको रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करता है, स्टेबिलिटी नहीं करती। द आइसोमर दैट इज फॉर्म्ड एट द फास्टेस्ट रेट, वो आइसोमर जो तेज़ रफ्तारी से बने, इज obtained इन द लार्जेस्ट क्वांटिटीज, वो ज़्यादा मकदार में हमें हासिल होगा। दस द ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द काइनेटिक कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। वो कहते हैं जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें जो ओरिएंटेशन है, यानी जो सेकंड आने वाला ग्रुप है, उसका जो आइसोमर जो ज़्यादा मकदार में बनेगा वो काइनेटिक कंट्रोल का
नतीजा होगा उस प्रोडक्ट के बनने का। एंड हैज़ ए लिटिल रिलेशन टू द थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, और थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटीज के साथ उसका रिलेशन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मिथाइलेशन ऑफ टॉलिन प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्गन पैराजाइलिन्स। वो कहते हैं जी अगर हम टॉलिन की मिथाइलेशन करवाएं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाएं द प्रेजेंस ऑफ यूनियन ब्रोमाइड कैटलिस्ट बेंजीन सॉल्वेंट में 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो आर्दोजाइलिन मेटाजाइलिन पैराजाइलिन बनेगा। तो इसमें वो कहते हैं जी आर्दो और पैराजाइलिन जो है इनके बनने की रफ्तार ज़्यादा है और ये ज़्यादा मकदार में हमें मिलेंगे। जब ये प्रोडक्ट्स बन गए फिर वो कहते हैं जी इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें, ज़रा एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल दें और कुछ ट्रेसेस ऑफ वाटर डाल दें, फिर इन आइसोमर्स और इन आइसोमर्स के दरमियान जो है जी एक इक्विलिब्रियम जो वो डेवलप हो जाएगा। उस केस में फिर ये होगा कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल इनमें से होगा उसकी मकदार फिर ज़्यादा बनेगी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये थर्मोडाइनमिक कंट्रोल होगा और उस केस में फिर आपको मेटा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मेटा टॉलिन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है आर्थो पैराटॉलिन से। कहते जी बट इफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू इक्विलिब्रेट मेटाजाइलिन विच इज़ थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल इज ऑब्टेन्ड इन लार्जर क्वांटिटीज। अगर इक्विलिब्रेट किया जाए इन कुछ कंडीशन डेवलप करके तो मेटाजाइलिन ज़्यादा मकदार में बनेगा विच इज 69%। पहले मेटाजाइलिन 17% था काइनेटिक कंट्रोल की बेस पे, लेकिन चूंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन आपने जब इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप किया तो ये ज़्यादा आर्दो पैरा भी मेटा में ही कन्वर्ट हो जाएंगी और आर्दो पैरा की कंसंट्रेशन कम रह जाएगी अगर कंडीशंस ये बना दी जाए। अच्छा दी रिएक्टिविटी ऑफ different positions of an aromatic ring towards electrophilic substitution should be compared on a per available position, यानी आर्दो पोजीशन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मेटा की रिएक्टिविटी ज़्यादा है या जो है वो पैरा की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। वो कहते हैं जी पर अवेलेबल पोजीशंस के लिहाज से उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इफ़ वी विश टू कंपेयर द रेट्स ऑफ डिफरेंट पोजीशंस इन ए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विद द रेट ऑफ बेंजीन, अगर डिफरेंट पोजीशंस के सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की डिफरेंट पोजीशन के बेंजीन की पोजीशन के साथ अगर रफ्तार का मुआवजना रेट का मुआवजना किया जाए, वी मस्ट कंपेयर के R2/2 यानी R2 पोजीशन पे जो रिएक्शन की रफ्तार उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि R2 पे 2 पोजीशंस हैं तो रिएक्शन की रफ्तार डबल होगी। हमने कैलकुलेट करना है पर अवेलेबल पोजीशन से 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह जो मेटा है, मेटा भी 2 पोजीशंस हैं तो रेट ऑफ मेटा पोजीशन जो है उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे पर पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए। एंड केपी फॉर पैरा, और केपी जस्ट फॉर पैरा जो रेट, क्योंकि केपी एक ही पोजीशन है तो जो पैरा पोजीशन की रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो एक ही पोजीशन के लिहाज से आएगा, क्योंकि पोजीशन ही एक है विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन के साथ। अगर हम इनका पोजीशंस का आर्दो मेटा पैरा का कंपेयर करना है तो पर अवेलेबल पोजीशन के लिहाज से रिएक्शन उन पोजीशंस का रेट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी यहाँ पे थोड़ा सा काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा सा ये बताया गया है कि ये है क्या, तो इसको फिर दोबारा जो है वो ज़रा डिस्कस करते हैं कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल क्या है, काइनेटिक कंट्रोल क्या है। व्हेन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन इज the one that is formed at the fastest rate, we say that this reaction is under kinetic control। अगर रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो तेज़ रफ्तारी से बने और उसकी मकदार ज़्यादा हमें हासिल होगी तो हम कहेंगे जी वो रिएक्शन काइनेटिक कंट्रोल के अंदर जो वो चीज़ हुआ। व्हेन द रिएक्शन अकर्स अंडर कंडीशंस, अगर वो रिएक्शन रूनमा हो ऐसी कंडीशन पे वेयर द प्रोडक्ट्स कैन इक्विलिब्रेट, जहाँ पर प्रोडक्ट इक्विलिब्रेट कर दें, इक्विलिब्रेट जब करेंगे द पोजीशन, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्सचर नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव रेट्स ऑफ फॉर्मेशन। तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंपोजिशन फॉर्मेशन के लिहाज से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, बट इट टेंड्स टू रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी, फिर वो उनकी स्टेबिलिटीज़ के लिहाज से इन्फॉर्मेशन पर जो ज़्यादा आपको पता है जी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होगा तो जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा मकदार में बनेगा, जो कम स्टेबल होगा वो कम मकदार में बनेगा। रिएक्शन ऑफ दिस टाइप आर सेड टू बी अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है उसको कहा जाता है कि ये रिएक्शन अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल के अंदर है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट
in an aromatic ring on the orientation in an electrophilic substitution reaction can be explained in two ways। यानी उस ग्रुप का इन्फ्लुएंस जो बेंजीन रिंग में पहले मौजूद है वो सेकंड ग्रुप की ओरिएंटेशन को जो कंट्रोल करता है, सेकंड ग्रुप ने कहाँ जाना है, आर्थो पैरा पे या मेटा पे, हम उसकी वजाहत को कहते हैं दो तरीकों से, दो आइडिया से उसकी वजाहत कर सकते हैं। पहला ये ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रिंग के सेकंड जो पहला ग्रुप है उसने सेकंड ग्रुप को कहाँ भेजना है, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रिंग, रिंग के ऊपर जो चार्ज की तकसीम है उसके लिहाज से बता सकते हैं। दूसरी ये ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अरेनियम आयन स्टेबिलिटी, रिलेटिव अरेनियम आयन स्टेबिलिटी के लिहाज से भी बता सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट अस कंसीडर दी, पहला हम डिस्कस करते हैं जी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताता है कि अगर पहला ग्रुप मौजूद है वो किस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करता है, कि सेकंड आने वाले ग्रुप की पोजीशन कैसे वो डिसाइड करता है। देखें जी, लेट अस कंसीडर, देखें एक चीज़ तो ये है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब उसने इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर अटैक करना है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके लिए बेटर साइड्स अटैक की वही जगह होगी जहाँ जिस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फिनोल है और फिनोल में जो डीलोकलाइजेशन होती है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेगा, इन ऑक्सीजन कार्बन के दौरान डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए और बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इस ऑर्थो पोजीशन पे आ गया जी नेगेटिव चार्ज और ये स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन गई, स्ट्रक्चर 30 से 31 नंबर ये बन गई कार्डिक ग्रुप। ठीक है जी, अब यहाँ से मजीद डीलोकलाइजेशन हुई, ये नेगेटिव चार्ज इन दो कार्बन के दरमियान आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पे आ जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर मजीद ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, मूव करेंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन दो कार्बन के दरमियान यहाँ के डबल बॉन्ड डेवलप कर देगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इस तरह ये इन इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन के नतीजा में जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, वो आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे रही। यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के दौरान जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे रही और मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप नहीं हुई इस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के दौरान। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के लिए फिर ज़्यादा जो अट्रैक्टिव साइट है, ज़्यादा फेवरेबल साइट्स जो हैं वो ये आर्थो, ये वाली आर्थो, ये पैरा, ये आर्थो पैरा ही होंगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो इस वजह से आर्थो पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है और मेटा प्रोडक्ट जो है वो कम बनता है क्योंकि वहाँ पे चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है। Let us consider the electrophilic substitution of phenol which has the following resonance contributing structure, जिसकी ये resonance contributing structure है। The contribution of the structures 31 to 33, ये 31 से 33 तक वो बताता है कि towards the resonance site of phenol results in an increased electron density at the ortho and para position। ये स्ट्रक्चर्स जो है वो बता रही हैं कि इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशंस पे ही है, मेकिंग दीज पोजीशंस मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। ये वाली फिर पोजीशन जो वो इलेक्ट्रोफिलिक रीजन्स के लिए ज़्यादा रिएक्टिव हैं। Thus the electrophilic substitution is more favorable at ortho and para positions than at meta position। तो इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा फेवरेबल होगा मेटा पोजीशन की निस्बत विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एन एरोमेटिक रिंग। जो मेटा पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिहाज से आर्थो मेटा पैरा पोजीशन जो है, आर्थो पैरा पे रिएक्टिविटी फिर ज़्यादा होगी और मेटा पोजीशन पे कम होगी। अच्छा जी, we have already seen that hydroxyl group in an activating group and it activates the aromatic ring in an electrophilic substitution reactions. In fact, the hydroxyl group activates all the available positions in an aromatic ring including meta position, but it activates ortho and para position much more than the meta position। तो कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है लेकिन ये सारी पोजीशंस को एक्टिवेट करता है, आर्थो और पैरा को ज़्यादा एक्टिवेट करता है और मेटा को फिर भी एक्टिवेट करता है लेकिन कम करता है। इस वजह से मेटा की रिएक्टिविटी है जो साइट की है वो कम होगी, बट इट एक्टिवेट्स द आर्थो एंड पैरा पोजीशन मच मोर देन द मेटा पोजीशन। दिस रिजल्ट्स इन द ग्रेटर यील्ड ऑफ आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल देन द मेटा आइसोमर।
तो यही ये नतीजतन ये होता है जी, आर्थो पैरा प्रोडक्ट जो है वो फिर ज़्यादा बनता है और मेटा पोजीशन मेटा प्रोडक्ट आइसोमर कम बनेगा। दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयरफॉर सेड टू बी आर्थो पैराट्रैक्टिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इस वजह से आर्थो पैराट्रैक्टिंग कह दिया जाता है। इन ए सिमिलर वे इट कैन बी शोन दैट द अदर एक्टिवेटिंग ग्रुप सच एज NH2OR NR2CI3 आल्सो एक्टिवेट द आर्थो पैरा पोजीशंस मोर देन द मेटा पोजीशंस। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरह ये ग्रुप भी आर्थो पैराट्रैक्टिंग्स हैं और ये आर्थो पैरा पोजीशंस को ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं मेटा पोजीशन निस्बत, and are said to be आर्थो पैराट्रैक्टिंग। The methyl groups increases the electron density at the argon para positions by hyperconjugation। मिथाइल ग्रुप्स भी आर्गन पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं जस्ट लाइक OH, बट ड्यू टू hyperconjugation। delocalization of sigma electron we have already discussed। अच्छा, you know consider the electrophilic substitution on nitrobenzene which has the following resonance contributing structure। जो नाइट्रो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचने अपनी तरफ खींचना है, जिसकी वजह से बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में जो कमी है वो आर्थो और पैरा पोजीशंस पे होगी। इलेक्ट्रोफाइल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इन पोजीशंस पे भी फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाली ज़्यादा फेवरेबल साइड्स नहीं होंगी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, तो फेवरेबल साइड फिर मेटा ही रह जाती है। इस वजह से जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है उनको मेटा अट्रैक्टिव ग्रुप्स कह दिया जाता है, क्योंकि आर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो रिपेल करेंगे, फिर फेवरेबल साइड जो वो मेटा साइड से पड़ जाते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स 34 to 37 toward the resonance hybrid of the nitrobenzene results in a decreased electron density at the argon para position। आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम नहीं होती और मेटा पोजीशन चूँकि न्यूट्रल होगी, फिर ज़्यादा फेवरेबल साइड जो है वो अटैकिंग ग्रुप के लिए मेटा साइड बढ़ जाती है। मज़ीद इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम नाइट्रोबेंजीन को डिस्कस करेंगे कि आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हो जाती है और मेटा पे मेंटेन रहती है। स्टूडेंट, दैट इज़ द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। लेक्चर की लेंथ ज़्यादा होगी थी इसलिए जल्दी ख़त्म कर दिया और यहीं से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।